Hello dear students. Today we are going to start our chapter electricity with Coulomb's law again, because today we are going to deal with Coulomb's law in deep, and we are going to solve some numericals. So basically this lecture is going to be based on Coulomb's law and numericals and little concepts which are required. तो स्टूडेंट देखिए, इस लेक्चर में कूलम्स लॉ पे फोकस इसलिए कर रहे हैं कि इफ़ अगर कूलम लॉ को समझ में आ गया तो आपको आगे के सभी चीज़ें समझने बहुत इजी होगा। इसलिए स्टूडेंट इस लेक्चर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी 11th की मिसिंग हो, तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू टू go back to the class 11th book and revise it. Okay student, now we will start with our topic. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ. सो बेसिकली कूलम्स लॉ डिफाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस. तो देखिए लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बार साइन नहीं लगा है. इसका मतलब क्या है, हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. अभी यहाँ पे स्टूडेंट हमने फोर्स के डायरेक्शन की बात नहीं करी है. तो आपने कूलम लॉ को बेसिकली देखिए स्टूडेंट, हम स्टेट करते हैं फोर्स बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस Q1 and Q2 is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो ये क्या आता है, और आपको बताया था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो के होता है, ये आपका कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू जो कूलम्स कांस्टेंट की आपके मटेरियल बिटवीन द दीज टू चार्जेस डिपेंड करता है, मतलब मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस. इससे के से कहने मीनिंग स्टूडेंट्स ये है, आप बोलते हैं ये कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि इन दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है. मीडियम आपका वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, इवन मेटल भी हो सकता है. तो स्टूडेंट अभी आप पढ़ेंगे जो मेटल की, चलिए स्टूडेंट अभी आगे देखते हैं. चलिए अब देखिए, आपने पढ़ा है दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगी ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगी. अब देखिए ये लाइक चार्जेस है तो ये रिपल्सिव इन नेचर है, और ये अनलाइक चार्जेस, ये दोनों भी लाइक चार्जेस नेगेटिव, तो भी फोर्स क्या है, रिपल्सिव इन नेचर है. तो स्टूडेंट अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, लेकिन स्टूडेंट आपके में एक टॉपिक है जो बहुत हीटेड टॉपिक रहता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट उसको अवॉइड करते हैं या कहते हैं समझ में नहीं आता. बट यहाँ पे इसमें ऐसा कोई डाउट होने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ नेम की वजह से आपको ऐसा लगता है. देखिए अब यहाँ पे जो नेम होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, स्टूडेंट ये आप अच्छे से ध्यान देंगे. और इससे पहले अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सिर्फ एक छोटी सी बेसिक आनी चाहिए आपको. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट. तो जिन स्टूडेंट्स को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर नहीं क्लियर है, वो स्टूडेंट प्लीज क्लास 11th की बुक लेके आप क्लियर कर लीजिए. तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. स्टूडेंट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको बहुत परेशान करे. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है
कि अभी तक आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे दो चार्जेस की। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दो चार्जेस है, एक Q1 जो ए पोजीशन पर रखा है और एक एक Q। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे ए पॉइंट पे हम Q1 चार्ज मानते हैं और बी पॉइंट पे Q2 चार्ज मानते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा दृष्टि Q2 चार्ज है बी पॉइंट पे। तो अब देखिए, अब बेसिकली फोर्स आपका है वेक्टर क्वांटिटी, बट अभी तक आपने मैग्नीट्यूड पढ़ा है। लेकिन फिजिक्स में हर चीज हम एक अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, जिससे कि हम उसको ऑन पेपर एक डायरेक्शन दे सके। तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का सिर्फ इतना सा मीनिंग है स्टूडेंट्स, कि आप कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में, जो कि फोर्स है तो वो वेक्टर होगी। तो जो कूलम लॉ से आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, उसको हम लोग स्टडी अपनी इजी बनाने के लिए, आप ये कहें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ही आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। और हम फोर्स को कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको पता है जो फोर्स होती है, जैसे दो चार्जेस है Q1 और ये Q2, तो इनके बीच में रिपल्सिव इन नेचर होगी। क्यों? क्योंकि आपके दोनों सेम चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, तो इसलिए ये रिपल्सिव इन नेचर है। अब फोर्स जो कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें अपने स्टडी में इसको यूटिलाइज करने के लिए या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इसको हमें आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है, तो वेक्टर वो चीज जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो आप कूलम लॉ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन आप जानते हैं कि आपको यूनिट वेक्टर के रेफरेंस में डायरेक्शन देना होता है। और यूनिट वेक्टर आप डिफाइन करते हैं, या आप एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, उसी के अलोंग आपके फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये आप बाय कॉमन सेंस पता जान सकते हैं कि ये जो यहाँ पे F12 है और F21 है, इनका डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग ये है, और ये लाइन, ये इस लाइन का आप डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो मीन्स ए और बी का ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट कर लेते हैं। और आपको पता है इसी के अलोंग आपके ये फोर्सेस होंगे, तो फोर्सेस को हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फोर्स इन वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म से कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फोर्सेस हैं, इनका आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देना है बस। अब देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है, ये ए पॉइंट है जहाँ पे Q1 चार्ज रखा है, उसकी पोजीशन वेक्टर R1 है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। देखिए अभी ये आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हम डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से। तो आप देख सकते हैं ए की पोजीशन वेक्टर है R1, और बी जहाँ पे चार्ज रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब आप देखिए ए और बी के बीच में ये जो पोजीशन है, मतलब ए और बी के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। अगर आप स्टूडेंट देखिए ए टू बी जा रहे हैं, तो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, मतलब R12 बोलेंगे आप, मतलब ए टू बी, तो आप R12 बोलेंगे। और आपको पता है
पोजीशन वेक्टर या आप बोल सकते हैं यहाँ पे ए और बी। ए और बी जो है वो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी, देखिए ए और बी जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर है, और ए पॉइंट पे जहाँ चार्ज रखा वो R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, बी पॉइंट पे जहाँ चार्ज रखा वो पोजीशन वेक्टर R2 है, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 कहलाता है। अगर आप बी टू ए की तरफ जा रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 कहलाता। मीन्स ये जो वेक्टर ए बी वेक्टर या आप कह सकते हैं ए बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या ए बी वेक्टर जो है उसको हम लोग R12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए अगर बात करते हैं तो वो R21 होगा। तो स्टूडेंट अब देखिए, अगर हम ये F12 की बात करते हैं तो ये फोर्स ऑन चार्ज ए है ड्यू टू चार्ज बी, और अगर F21 की बात करते हैं तो ये फोर्स ऑन चार्ज बी है ड्यू टू चार्ज एट ए Q1। तो मतलब आप देख रहे हैं जो पोजीशन वेक्टर 2 पे जो चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स चार्ज 1 के पोजीशन की वजह से, और यहाँ पे देख रहे हैं ये F12 है, तो जो कि चार्ज 1 पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू चार्ज एट पोजीशन 2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे F12 जो फोर्स है वो R21 के अलोंग होगी, और जो F21 है वो R12 के अलोंग होगी, मीन्स A टू B के अलोंग होगी। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये F12 की अगर बात करते पर्टिकुलर, देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना आना चाहिए। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और इनका मॉड आपको पता है डायरेक्ट R2 माइनस R1 का मॉड, मतलब ए और बी के बीच का स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की का मैग्नीट्यूड होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपको बताया F21 की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज 2 पे लगने वाला फोर्स चार्ज 1 की वजह से, तो वो रिपल्सिव इन नेचर है यहाँ पे, और उसका डायरेक्शन है आपका R12 के अलोंग, मतलब वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बोले या R12 बोले तो उसके अलोंग है। तो आपको वेक्टर ए बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि F21 की जो डायरेक्शन है वो ए बी वेक्टर के अलोंग है, और ए बी वेक्टर के अलोंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R12 है, और R12 का यूनिट वेक्टर आपका F21 की डायरेक्शन को फिक्स कर देता है। तो अब देखिए F21 की बात कर रहे हैं, ये तो आपका देखिए मैग्नीट्यूड है, और ये R21 का होल स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो देखिए अगर स्टूडेंट यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो चाहे R21 का मैग्नीट्यूड ले चाहे R12 का मैग्नीट्यूड ले, दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लेकिन बेसिकली देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है R12, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है F21 ये R12 के अलोंग होगी, और यहाँ पे देखिए ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखिए R21 इज अ यूनिट वेक्टर मूविंग फ्रॉम Q1 टू Q2। जब आप Q1 से Q2 की तरफ आ रहे हैं तो वेक्टर R12 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि F21 आपका R12 के अलोंग है। अब देखिए, अब अगर F21 की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये आपका R12 यूनिट वेक्टर है, और आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर R12 अपॉन
R12 का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट अगर केवल ये यूनिट वेक्टर आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो R12 यूनिट वेक्टर की जगह R12 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो कि मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे स्क्वायर की जगह अब क्यूब आ गया आपको स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए वेक्टर R12 है, ये सॉरी यूनिट वेक्टर R12 है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपने निकाला वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12, और मॉड अपॉन R12 मतलब ए और बी के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू। और तो ये डिस्टेंस की वैल्यू इस देखिए R21 का मैग्नीट्यूड है स्क्वायर, और जब आप R12 वेक्टर अपॉन इसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सेम है, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। सिर्फ स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, बस इतना सही है। तो सिमिलर वे में आप देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए R12 की वैल्यू क्या है आपकी R2 माइनस R1, और मॉड की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, देखिए मॉड ऑफ R2 माइनस R1, आपका ये क्यूब लगा, क्यों यहाँ क्यूब आ रहा है ये देखिए। तो स्टूडेंट बस आप इतना जान लीजिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जब फोर्स को कूलम्स लॉ से आप फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, जब आप उसको डायरेक्शन देते हैं, तो वो जो हम फोर्स को डायरेक्शन देने के बाद फोर्स को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपके लिए होमवर्क है कि जैसे ही आपको F21 की वैल्यू फाइंड आउट कराई गई है, ऐसे ही आप अगर F12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपका F12 है वो R21 के अलॉन्ग है, मतलब वेक्टर बी ए, और वेक्टर बी ए क्या है आपका R21 है, या आप कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर R1 माइनस R2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ इनिशियल बी हो जाएगा। तो R21 के अलॉन्ग है आपका F12। तो जब आप F12 फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो आपका सेम आएगा, और आपको पता है ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। जब आप F12 फाइंड आउट करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर R21 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, क्योंकि F12 आपका R21 के अलॉन्ग है। तो अब आप देखिए, जब भी अब आप F12 अगर फाइंड आउट कर रहे होंगे तो F12 है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, R21 के अलॉन्ग जाना, मतलब देखिए R21 के अलॉन्ग है, तो R21 होगा आपका R1 माइनस R2, और ये R21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, F12 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आपको R21 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए R21 का जो यूनिट वेक्टर होगा तो वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। और सुनिए देखिए यहाँ पे R21 आपका सेम है, यहाँ पे वैसे बेसिकली R12 है लेकिन R21 और R12 सेम है, तो इसलिए यहाँ पे R21 के मैग्नीट्यूड से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आप F21 की जगह F12 फाइंड आउट कर रहे होते तो आपको 1/4π इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2 करना पड़ता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट फ्लिप कर जाएंगे बस, और सिर्फ आपको समझना इतना है स्टूडेंट्स डायग्राम में देख के कि जब F12 आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आपका है वेक्टर
ए बी के अलॉन्ग। हमेशा वेक्टर को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हेड टू टेल पढ़ते हैं, बट लेकिन उसका जब हम लोग टेल टू हेड पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर F12 की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे वेक्टर बी ए, और अगर हम लोग F21 की बात कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए बी के अलॉन्ग होगा। तो हम लोग जब वेक्टर पढ़ते हैं तो वो टेल टू हेड के अलॉन्ग पढ़ते हैं, बट जब पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालते हैं तो हम लोग हेड ऑफ द पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेल करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वेक्टर लॉ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता स्टूडेंट्स, आप अपनी डाउट्स को फिर से पूछ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आप सिंपल उसमें ये लिख सकते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज हम ये कह सकते हैं कि वो देखिए, अब कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल चार्ज। मीन्स यहाँ पे दो चार्ज होंगे इक्वल क्वांटिटी के, सेम साइन के होने चाहिए, और उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा, जब वो एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट होंगे और उनके बीच का जो मीडियम होगा वैक्यूम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कूलम, और आपको पता है कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव म्यूचुअल एंड इंटरनल फोर्स। ये आपको स्टूडेंट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बस ये फॉर टाइम बिंग आप याद रखिए कि 1 कूलम वो चार्ज होता है जो अपने ही बराबर चार्ज को रिपेल करता है, जिसका सेम साइन होता है, विद अ फोर्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन व्हेन चार्जेस आर 1 मीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। और स्टूडेंट आप ये याद कर लिए, कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव म्यूचुअल एंड इंटरनल फोर्स। कंजर्वेटिव मीन्स मतलब कि जो इसमें वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। म्यूचुअल मतलब ये दो चार्जेस के बीच में ही लगेगी, और इंटरनल फोर्स से कहने मतलब ये सिस्टम में इंटरनल फोर्स, और सिस्टम में लगेगी, ना कि एक्सटर्नल कोई फोर्स होगी। और आप देख सकते हैं लास्ट टाइम आपने के की जगह 1/4πε0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखिए, ये के की जगह 1/4πε को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई की वैल्यू आपको पता है, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये इतनी तब रखते हैं स्टूडेंट जब हमारा चार्जेस के बीच में मीडियम वैक्यूम होता है। और एक चीज ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, कूलम फोर्स इज ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। तो ये कूलम लॉ आपका स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है केवल। तो अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पे के की वैल्यू की जगह हम लोग ने 1/4πε0 आ जाता है स्टूडेंट्स। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो के की वैल्यू आपकी होती है 9 इंटू 10⁹ कूलम, और एप्सिलॉन नॉट की होती है एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.86 इंटू 10⁻12, और यूनिट याद रखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब आगे पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे आपको।